स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपकी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए जो है हम आपके साथ लेकर आए हैं एनआईएस का 10th क्लास का मैथमेटिक्स। अब देखिए, जो एनआईएस का 10th क्लास का मैथमेटिक्स है, इसका ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है और आज जो है हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन पेपर्स की बात करेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और बाकी इसको हम अंडरस्टैंड भी करते हुए चलेंगे। बाकी इन सारे सवालों का सॉल्यूशन जो है आप मतलब बहुत कोशिश मेरी रहेगी कुछ का मैं यूट्यूब पर पब्लिकली अपलोड कर दूं, और पूरा तो खैर मैं अभी यूट्यूब पर पब्लिकली नहीं कर पाऊंगा, तो वो जो लाइव बैच होगा उसमें फिर किया जाएगा। फ़िलहाल जो है अभी हम लोग जो है आइए इसको समझते हैं कि पिछले सालों में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। और ऐसे बहुत ही अपडेट और अच्छे लेक्चर वीडियोज आपके लिए मैं लाता रहता हूं ताकि आपकी स्टडी और अच्छी हो सके। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और अपना बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके इस स्क्रीन पे, वो है क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2022 का। तो अप्रैल 2022 में किस तरह के सवाल पूछा गया है हम उसका एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, आपका जो कोड है वो 211 है, राइट। और इसमें जो है आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर सामने आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है। टोटल इसमें लिखा गया 36 क्वेश्चन हैं, 12 पेजेज हैं, एक ग्राफ सीट यहाँ पर है। यहाँ आपको अपना जो है रोल नंबर ऐसे मतलब आप लिखेंगे, लिखने का होता है रोल नंबर, अपना अनुक्रमांक जो होता है। बाकी ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए जाते हैं किस तरीके से कैसे जाएगा, इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ होता है। और हिंदी में भी इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि किस तरीके से आप अनुक्रमांक अपना लिखेंगे। साथ में जो है सभी 4 विकल्प होते हैं जितने एमसीक्यू पे आएंगे, ए बी सी डी, उनमें से कोई एक ही सही उत्तर है जिसको आपको सेलेक्ट करना होता है। और बाकी जैसे इसमें और भी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसको आप पढ़ लेंगे। फिलहाल जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टोटल देखिए 85 मार्क्स का यहाँ पर दिया गया, 2.5 घंटे का पेपर है, 85 नंबर का है और इंस्ट्रक्शंस के साथ यहाँ से हमारा सवाल शुरू होता है। तो अगर सवालों में हम लोग आएंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है वो दिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम हम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा होता है। बाकी जो डिजिट होंगे वो तो भाई देखिए, डिजिट तो डिजिट होता है, उससे हिंदी और इंग्लिश से क्या मतलब है। तो जैसे इनमें से कौन जो है एक परिमेय व्यंजक है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन कौन सा होगा ये आपको यहाँ पर देखना है। रैशनल रैशनल क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है उसी को हम लोग रैशनल कहते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन है, इससे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको जैसे भी आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करते हुए। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर सर्ट, यानी इनमें कौन शुद्ध करनी है। तो आपको इन सब का जो है जो फ्रैक्शन आप निकालते हो वो फ्रैक्शन निकालना होगा। मैं आपको हिंट देता चलूँगा, फ्रैक्शन निकालने के बाद आप देखेंगे कि इसमें कौन शुद्ध करनी आता है या नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे जिसमें लिखा हुआ है अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल यानी कि आपको एक बहुपद दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 दिया हुआ है, तो इसका कौन जीरो होगा। देखिए द बेस्ट पार्ट इसमें यही होगा, अगर आपको जीरो ढूंढना है इसको आप क्या करेंगे, इसको आप फ्रैक्शन में डाल देंगे। फ्रैक्शन में कुछ इस तरह से करेंगे कि यहाँ एक्स की 2 वैल्यूज आएगी यहाँ पर। अब उन दोनों वैल्यूज में से आप चारों में ऑप्शन मिला लेना कि उनमें से कौन सा करेक्ट होगा। या आप चाहें तो एक तरीका ये भी है बिना सॉल्व किए कि ए बी सी डी लिखा हुआ है, इन सब को बारी बारी से यहाँ पुट करके आप देखो, जिसको पुट करने पर ओवरऑल वैल्यू 0 आता है वही इसका शून्यक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 10 लिखा हुआ है और अगर इसमें मैं 10 पुट करता हूँ तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 3x हुआ तो -30 हो गया यहाँ पर, और -10 तो -30 और -10 -40 हो गया, तो 100 में से 40 जाएगा 60 बचेगा। इसका मतलब 10 जो है इसका शून्यक नहीं है। तो आप ऐसे करके पुट करके देख लेना कि कौन इसका शून्यक है कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें लिखा है देखिए द पॉइंट, कौन सा पॉइंट लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लिखा है -5 और 2 लाई इन द क्वाड्रेंट, यानी कि ये जो -5 और 2 है ये किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश आप जब चैप्टर कोऑर्डिनेट का पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें जो एक्स वाई प्लेन में हम बात करते हैं तो प्लस माइनस का हिसाब थोड़ा सा हम रखते हैं। तो जनरली जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआती जो होता है वो एक्स को डिनोट करता है और बाद वाला वाई को होता है।
तो एक्स देखिए निगेटिव में है और वाई देखिए पॉजिटिव में है। तो आप ये चेक करेंगे कि 4 क्वाड्रेंट होता है, 4 चतुर्थांश होता है, उन चारों में से किस में होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले वाले में पॉजिटिव पॉजिटिव है, दूसरे वाले में जो है आप आएंगे तो दूसरे वाले में आपका जो है नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। इसका सही जवाब जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, यानी कि B2 हो जाएगा। कुछ कुछ हिंट मैं आपको देता चलूँगा, बाकी पूरा तो नहीं बता पाऊंगा इसमें। देखिए इसमें लिखा है 2 सर्किल्स आर ऑलवेज, हिंदी में लिखा है 2 वृत्त सदा किस तरह के होते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है 2 सर्किल्स आर ऑलवेज, 2 वृत्त जो होते हैं वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि सर्वांगसम होते हैं। नेदर सिमिलर और नॉर कॉन्ग्रुएंट, ना ही समरूप होते हैं ना ही सर्वांगसम होते हैं। मैं आप पहले एक बात क्लियर कर दूँ, कॉन्ग्रुएंट है ना और सिमिलर में फ़र्क होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यानी सर्वांगसम का मतलब सभी अंगों समान, एक सर्किल को दूसरे सर्किल पर लाके रख देंगे तो पूरी तरह वो फिट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल, है ना। जैसे एक चूड़ी को दूसरे चूड़ी पर सेम साइज के रखते हो, कॉन्ग्रुएंट होता है। सिमिलर का मतलब होता है कि उस जैसा मिलता जुलता है, यानी छोटा रेडियस भी हो सकता है, बड़ा रेडियस भी हो सकता है। तो दुनिया में जितने सर्किल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं, सीधी सी बात है। तो इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है सी ऑप्शन मुझे लगता है ज़्यादा सही होगा। ऑलवेज सिमिलर, सिमिलर हमेशा होते हैं बट मे नॉट कॉन्ग्रुएंट, है ना। समरूप होते हैं परंतु सर्वांगसम नहीं भी हो सकते हैं, है ना। कोई पक्की बात इसमें थोड़ी ना है यहाँ पर कि हमेशा जो है वही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो लिखा है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, 2 समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर। देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इनकी संगत भुजाओं का क्या अनुपात होगा। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2 समरूप यानी सिमिलर ट्रायंगल्स के आप लोग ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर हम लोग लेते हैं। तो अगर साइड का स्क्वायर का रेशियो लेंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, तो 25 और 16 हो गया, तो 25 का रूट 5 निकलेगा, इसका 4 निकलेगा। तो इसका सही जवाब जो है 5/4 यानी सी होना चाहिए। बाकी आप लोग इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो सवाल यहाँ पर है वो लिखा था वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 75 डिग्री का कोई वैल्यू होता नहीं है, 15 डिग्री का वैल्यू होता नहीं है। तो इसको जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। किसी को भी आप कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे आप पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना। तो आप किसी को भी सेट कर लो, लेट बी सपोज कि जैसे कॉस स्क्वायर 75 है तो इसी को सेट कर लो। 75 कैसे आएगा, जब इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे कॉस 90 माइनस 15, तो यानी कि इसका जवाब 0 आने वाला, क्योंकि कॉस स्क्वायर 75 साइन स्क्वायर 15 देने वाला है और साइन स्क्वायर 15 और माइनस साइन स्क्वायर 15 0 ही देगा। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रहे ये सवाल मैं आपके सामने डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही सॉल्व कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि इनके कुछ पार्ट्स मैं यूट्यूब पर अपलोड कर पाऊँ, बाकी ज़्यादातर जो होंगे लाइव क्लास में ही होंगे, जिसका ऑलरेडी अनाउंसमेंट है और बैचेज जो है बस स्टार्ट होने वाला है। तो आप जितने जल्दी आप बैच को ज्वाइन कर लेंगे, एडमिशन अपना कर लेंगे, इसमें बुकिंग कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा उतना अच्छा रहेगा। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ये भी एक ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है और इसमें देखिए लिखा है साइन स्क्वायर ए माइनस 1/cos स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू। अब ये किसके इक्वल होगा, इसको आपको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। अब कैसे सोल्व होगा मैं आपको थोड़ा सा हिंट और क्लू दे देता हूँ, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। जैसे देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए उसको एक जगह कर देना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और बाकी ये जो लिखा है ना कॉस स्क्वायर ए 1/cos स्क्वायर ए, इसको सेक स्क्वायर ए कर देना, और कॉट स्क्वायर ए है उसको tan स्क्वायर ए कर देना। बाकी उसमें से कुछ आप निकाल लेना, तो मुझे लगता है 1 इसका आ जाएगा। और ये जो अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर इसको माइनस ले लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये भी 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका आंसर 1 - 1 0 इसका आंसर हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन सी होगा। देखिए किसे मैंने बता दिया, तो भाई एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी तो लाइव बैच में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। बाकी अगर आपको आता है तो आप खुद सोल्व करिए। ये तो बहुत सारे यूट्यूबर्स केवल क्वेश्चंस दिखाते हैं, मैं तो आपको फिर भी हिंट के साथ साथ में चल रहा हूँ। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ व्हिच साइड इज ऑफ लेंथ 2 मीटर। देखिए अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो है 1 मार्क से सारे सवाल हैं, 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर है। तो भाई जब इसका 2 मीटर है तो इसका कैसा होगा, तो इसका साइड होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है।
तो आप इस फॉर्मूले पर अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आपके सामने आ जाएगा, √3/4 और साइड स्क्वायर 4। तो इसका करेक्ट आंसर √3D होना चाहिए, √3 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 0.025 इन टर्म्स ऑफ रेट परसेंट। तो ईजी है ये। पहली बात तो भाई 0.025 को आप इसको फ्रैक्शन में डाल दो तो 25/1000 हो गया। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो ऊपर और 3 जीरो नीचे, तो कट गया, तो 1 जीरो नीचे बच गया। तो इसका सही जवाब होगा 2.5%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर करेक्ट आंसर की हम लोग बात करेंगे तो। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 की जरा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्न को सरल कीजिए। अब देखिए जब इसको सरल करने की बारी आएगी तो ये जितनी सारी चीज़ें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप चाहें तो इनमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जैसे कि अब देखिए 2/11 है और सेम यहाँ भी 4 और 22 है, तो 4 में भी 2 निकलेगा और 22 में भी 11 निकलेगा। तो आप चाहें तो यहाँ कॉमन लिया जा सकता है, ये 2/11 का क्यूब को कॉमन लिया जा सकता है, बाकी वो आपके कैलकुलेशन पे जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अभी बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल P एट R% इन ईयर इज ₹XNR/25। फाइंड द प्रिंसिपल P, यानी किसी मूलधन P का R% दर से n वर्षों के लिए ब्याज XNR/25 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो आपका चैप्टर के ऊपर है, इजी होता है, क्योंकि मूलधन जो होता है फार्मूला होता है, रेट इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है, उसको आप पुट करेंगे। बाकी कुछ यहाँ पर जो है अलजेब्रा का यूज किया, उसको आप सोल्व करेंगे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, इफ द पेरीमीटर ऑफ क्लोज सेमी सर्कल इज 36 सेंटीमीटर। तो क्लोज्ड सेमी सर्कल है तो आधा कर देंगे, तो उसमें तो देखिए आधा सरकमफ्रेंस आता है और बाकी एक डायमीटर आता है, तो इसका रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका रेडियस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपको यहाँ पर बताना है, तो वो भी आप इसको कैलकुलेट करके आराम से इसका निकाल सकते हैं। आइए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के, सारे 1 मार्क्स के हैं। इन द गिवन फिगर दिया हुआ है QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट A से T। देखिए ठीक है, P को S तक बढ़ा दिया और Q को T तक बढ़ा दिया। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर कुछ एंगल्स जो आपके सामने दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भाई SPR 135 है और PQT 110 डिग्री दे रखा है। तो PRQ निकालना है, यहाँ पर कौन निकालना? PRQ निकालना है। तो PRQ निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों ही जो एंगल यानी कोण दिए हुए बाह्य कोण में आते हैं, तो आप एक काम करेंगे, PRQ को आप x मान लेना, ठीक है। आप चाहो तो PRQ को x मान लेना, और नहीं भी x मानना है तो आप लीनियर पेयर का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि एक ट्रायंगल जो साफ साफ दिख रहा है तो एंगल P आप निकाल लेंगे। 180 है ना, 180 में घटा देंगे 135 को, तो वो अंदर वाला एंगल मिल जाएगा वहाँ पे, है ना, एंगल मिल जाएगा, QPR मिल जाएगा। और उसी तरीके से PQR आप निकाल लेंगे, 180 में 180 में 110 निकाल देंगे, तो वहाँ पर 180 में 135 घटाएंगे तो वहाँ पर जो होगा आपका वो कितना हो गया? 45 डिग्री आ जाएगा। 45 ऊपर आ गया और नीचे में जो आ जाएगा वो 70 आ जाएगा। तो 70 और 2 एंगल मालूम हो गया, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। तो जोड़ लीजिए 70 और 45, 7 4 11, यानी 115 हो गया आपका। तो 115 में तो फिर 65 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा PRQ का। आप निकाल लेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा छोटा है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया है, PT इज टेंजेंट टू द सर्कल, यानी कि एक स्पर्श रेखा है PT, एंड सेंटर O से जो है इसको बढ़ाया गया। एंगल जो दे रखा है TPO वो 25 डिग्री दे रखा है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी सारा सिस्टम पर है, यानी अगर आपको आएगा तो आप आराम से बना देंगे। आगे बात करते हैं रेशनलाइज करना। रेशनलाइज तो और आसान होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है यानी कि हर में लिखा होता है उसको ऊपर में उसके अपोजिट से मतलब हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। जैसे ये लिखा है 5/√3 माइनस √5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 + √5/√3 + √5, तो नीचे हो जाएगा a - b a + b, उसको सिस्टम सेट हो जाएगा, ऊपर भी होगा। तो इस तरीके से रेशनलाइज होता है ये। क्वेश्चन नंबर 17 सारे आसान हैं। अगर हमारे लाइव क्लास आप पढ़ते हैं, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि मेरा विद्यार्थी अगर 100 में से 90-95 नंबर नहीं लाए तो फिर मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करना बेकार है फिर। और अगर आप बिल्कुल आपको लगता है कि आप पास ही नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको कहता हूँ 60-70 नंबर तो आप आराम से ले आएंगे। तो गिरी से गिरी हालत में भी कमज़ोर विद्यार्थी भी आराम से पाइए, तो पूछो ही नहीं कि पास करेंगे नहीं करेंगे, नंबर भरपूर आएगा।
ठीक है, तो बस ये है कि भाई सवाल उसमें कोई सवालों में देखिए, वैसे तो सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन किन के लिए, जिन्होंने पढ़ाई किया होगा। जो नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, राइट। तो ये लिखा है इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री के इक्वल और ग्रेटर है, और 90 डिग्री से छोटा और बराबर है, मतलब 0 से 90 के बीच में यहाँ पर है, और ए बी से बड़ा है, तो ए और बी पता करना है। तो ये भी सवाल आपको यहाँ पर जो सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का सवाल है। देखिए यहाँ पर है मान ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ लिखा है इवोल्यूएट, यहाँ है तो इवोल्यूएट में कॉस 47 इंटू कॉट 79 माइनस साइन 43 इंटू टेन 11 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पर हमें 90 डिग्री का पेयर निकालिएगा, 90 डिग्री जोड़ने पर होना चाहिए। इससे 47 का कॉम्बिनेशन कौन चल रहा है, तो 47 का 43 चल रहा है, और 79 का कौन चल रहा है, 11 चल रहा है यहाँ पर। तो आप इसी हिसाब से इसको सेट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि tan जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सॉल्व करने वाली बात है। इसके अलावा आगे लिखा है यहाँ पर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर which height is 13.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। तो 13.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंब वृत्तीय बेलन। बेलन वही बेलन है जो कि नॉर्मल सिलेंडर टाइप का होता है। ठीक है, हाइट दे रखा है, बेस दे रखा है, और इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, क्या होता है फार्मूला वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पुट कीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसी इसका कर्व सरफेस एरिया पूछता था 2 पाई आर एच होता, और पूरा सॉलिड होता तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर जुड़ता, नीचे का पाई आर स्क्वायर जुड़ता। खोखला हॉलो होता तो खाली 2 पाई आर एच होता। वॉल्यूम हो रहा है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक, कौन होता तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता। सब याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूले तो एकदम मैं रटवा देता हूँ पूरा लाइव क्लास में। 12th वालों का रटवा, 10th वालों का तो बस पूछो मत। आगे है यहाँ पर रेहाना गॉट 2/3 द आंसर्स करेक्ट इन एग्जामिनेशन। 2/3 मतलब लगभग 66% के आसपास हो गया। वाट परसेंट ऑफ लो 66% के आसपास आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक ही केंद्र है, सेंटर एक ही, उसी कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। हाँ, एक का कॉर्ड कहलाएगा और दूसरे को टच करता हुआ निकलेगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये सारे चैप्टर्स में जिनका पढ़ा है वही सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच डी ई पैरेलल। देखिए, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के बीच से एक ऐसा लाइन निकाला जाए जो थर्ड साइड के पैरेलल हो, जैसे यहाँ ए बी जो है डी ई के पैरेलल है, तो ऐसे कंडीशन में इनके जो भी सेक्शंस हैं, जहाँ जहाँ से पॉइंट कट रहे हैं, उनका रेशियो आराम से आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए बी कर सकते हैं, मतलब एक्स प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3x प्लस 4। मैंने क्या बोला, एक्स प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19 ए डी अपॉन ए डी, सी डी अपॉन ए डी, और एक्स अपॉन 3x प्लस 4 सी ई अपॉन बी कर लो या ये भी कर लो। इसको आप सोल्व कर ले, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं इसका। देखिए टाइम जो है कैसे जाता है पता नहीं चलता है, और देखिए 18 मिनट हो गया, बिल्कुल पता नहीं चलता है टाइम। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 23 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर लिखा है, जो कि 2 मार्क्स का है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस इन विच एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 68 डिग्री। तो एक रोम्बस आप बनाएंगे, मतलब सम चतुर्भुज बनाएंगे, ए बी सी डी डिनोट करेंगे, ए बी सी 68 डिग्री है, और ए सी डी आप निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 2 डिस्क है, आपस में रोल्ड करते हैं, इन्हें उछाला जाता है आपस में। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, मतलब दोनों पासों पर समसंख्यानिक प्रायिकता क्या होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, आराम से आप सोल्व कर लेंगे, थोड़ा भी पढ़ा होगा तो। देखिए यहाँ पर मीन के बारे में लिखा है, यहाँ पर इफ मीन ऑफ ग्रुप डाटा इज 27 और मोड भी दे रखा है 45, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ मीडियन। तो एक इसमें रिलेशन होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मीन मोड और मीडियन का एक रिलेशन होता है। वो छोटा सा फार्मूला है जिसको आपको याद रहना चाहिए, वो उसमें 2 दिया रहेगा, तीसरा आप आराम से निकाल देंगे। ये देखिए एपी का सवाल है, यानी कि समांतर श्रेणी का। मैं भी 10वीं तक हिंदी मीडियम ही रहा हूँ, इसलिए घबराओ नहीं। एंड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो ये देखिए ये इसका भी फार्मूला है। इसमें आपका शुरू वाला ए होता है, उसके बाद जो बाद वाले से पहले वाले को घटाते हैं तो कॉमन डिफरेंस, यानी कि
आप बीच का जो निकलता है तो उसमें सामान्य अंतर निकलता है इसका, वो डी की वैल्यू देता है। उसके हिसाब से फिर हम लोग जो है आप एल बोल सकते हैं लास्ट वाले को, या एन बोल सकते हैं, और n/2 आगे मल्टीप्लाई करके आराम से निकल जाता है। तो ये तो फार्मूला है, खाली फार्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा। देखिए 4 नंबर का है, बताओ, खाली फार्मूला लगाना आंसर आएगा, और 4 नंबर का है। ये देखिए निम्न रैखिक समीकरण को हो सोल्व करना है, इसको आराम से सोल्व हो जाएगा। इसमें है ही क्या सोल्व करने के लिए, तो ग्राफिकली बोल रहा है तो आराम से ग्राफ बना के सोल्व कर दो। इन दोनों को लाइन जहाँ कटेगा उसी पॉइंट में आपका एक्स वाई का आंसर आ जाएगा। एक्स प्लस वाई का पहले एक बना लो, इनपुट आउटपुट करके जैसे बनाते हैं बॉक्स, एक एक्स माइनस वाई का बना लो अब। इसके अलावा विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स के लिए है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, तो ये सेम हो गया, उसी जैसा हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉ राइट ट्रायंगल, राइट एक राइट ट्रायंगल ए बी सी बनाना है। इसमें बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए बी दे रखा है, एंगल बी 90 है। तो कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल सिमिलर टू इट ऑफ स्केल 2/3, यानी कि 2/3 का मतलब हो गया कि इससे बड़ा बनेगा, है ना, नहीं 2/3 0 छोटा बनेगा, 2/3 छोटा बनेगा, इसे उसके अंदर बनेगा। तो इसको आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको इसके स्केल पे अंदर बनाएंगे इसको हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं इसका। ये लिखा राइट द स्टेप ऑफ द अबव कंस्ट्रक्शन, ये तो उसके लिए हो गया। खैर ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ द कोऑर्डिनेट्स, देखिए दे रखा है यहाँ पर, ये सारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे, ये सारे कोलिनियर है, मतलब सबके सब जो है ये संरेख है, एक ही लाइन में है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। संरेख में तो देखिए ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 0 होता है, खाली फार्मूला लगाइए, x1/1, x2/2, x3/3 सबकी वैल्यू लिखिए, ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल का, उसको 0 करके आप सोल्व कीजिए, m की वैल्यू आ जाएगी। मार्क आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन मैथमेटिक्स आर गिवन। तो ये मार्क्स दे रखा है इस तरीके से, यानी कि आप देखेंगे कि कक्षा 1 के 50 विद्यार्थियों द्वारा गणित की परीक्षा में 100 में से ये अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से ये आपके सामने जो है क्लास इंटरवल दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखा है। और वर्ग अंतराल ठीक है क्योंकि 75 लास्ट, फिर 75 से शुरू हो रहा है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है यहाँ पर। तो आपको यहाँ बताना क्या है, यहाँ बताना है गणित परीक्षा में दिए गए हैं, आपको इसमें बारंबारता बहुभुज खींचना है, मतलब ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फोल्डर, आराम से बना देंगे इसको। इसका बीच का एक निकालना पड़ेगा, मिड जो होता है, और लोअर और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आराम से इसको आप कर देंगे। या इसके अलावा और में सवाल दिया है यहाँ पर, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, इसका आप फॉर्मूला लगाइए, मीन भी निकाल सकते हैं, पर आपके लिए नहीं है, ये तो दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए है, जो नहीं देख सकते हैं उनके लिए दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, 1 कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी 52 पत्तों की अच्छी प्रकार की फेंटी गई ताश की गड्डी में से अचानक से एक पत्ता निकाला गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो निम्न के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कैसे पता चलेगा कि अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, ईंट की बेगम, लाल रंग का बादशाह, तो ये सब आपको जो है थोड़ी जानकारी होगी। 52 पत्ते होते हैं, उसको 4 भागों में बांटा जाता है, फिर हर किसी में कैसे, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि टोटल कितना बादशाह होता है, टोटल कितना ईंट की बेगम होती है, उसी हिसाब से जो है आपको जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इन एन इलेक्शन 75% ऑफ द टोटल वोटर्स कास्ट देयर वोट, 75% उसके कास्ट वाले वोट दिया। द विनिंग कैंडिडेट गेट्स 51% ऑफ द कास्ट वोट। इफ द विनिंग पर्सन गेट्स 1530 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द पोलिंग स्टेशन। मतलब ये कह रहा है कि एक चुनाव में कुल मतदाताओं के 75% ने वोट, टोटल ने केवल 75% वोट डाला, तो जीतने वाले प्रत्याशी को डाले गए वोटों का 51% मिले, है ना। यदि जीतने वाले को 15 से 30 वोट मिला है तो उस चुनाव, मतलब टोटल 75% में 51% किसी का आया और वो जीत गया, और इसमें जो है 1530 है, 51% कितना है, 1530 है, तो टोटल कितना हुआ, तो आराम से एक्स मान के आप इसको निकाल देंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है हाइट एंड डिस्टेंस का है, ऊंचाई और दूरी का यहाँ पर है। स्टेट ट्रीज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म, एक आंधी की वजह से, तूफान की वजह से एक पेड़ टूट जाता है। तो पेड़ का टूटा हुआ भाग ऐसा गिरता है कि इसका जो टॉप है वो ज़मीन पे गिरता है, और वहाँ जो 60 डिग्री का कोण बन जाता है। और जो डिस्टेंस है, जिसकी पेड़ की जड़ से दूरी है उसकी 2√3 मीटर, जहाँ वो टच करता है, यानी बेस आपको दे दिया, एंगल आपको दे दिया है। पेड़ की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आराम से पेड़ का निकाल लेंगे। आप एक काम करेंगे, इसमें आप परपेंडिकुलर निकाल लेंगे
और हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, मतलब इसमें कर्ण निकाल लेंगे, इसमें आप लंब निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे और फिर कर्ण और लंब को जोड़ देंगे, क्योंकि वही पेड़ ही तो टूट के इसका कर्ण बना है, पेड़ का हिस्सा नहीं टूटता तो थोड़ी ना कर्ण यानी हाइपोटेनियस बनता। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 34 की बात करते हैं। एक प्राकृत संख्या को 12 से बढ़ाने पर अपने व्युत्क्रम के 160 गुना के समान हो जाती है। ये तो देखिए सोल्व करने का ही, या नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाई 12 इक्वल्स 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। ये सब आराम से छोटे छोटे सवाल है, हालांकि 6 मार्क्स का है, छोटे तो नहीं, आप इसका टाइम देना पड़ेगा पर आप बना देंगे इसको। A square of side 4 cm is inscribed in a circle. Find the area enclosed between the circle and the square. यानी एक वृत्त के अंतर्गत एक 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग खींचा गया, वृत्त सर्कल के अंदर एक स्क्वायर खींचा गया है जो कि ये चारों टच करता है ना, तो वृत्त और वर्ग के बीच का परिबद्ध क्षेत्रफल जो बीच का एरिया बच गया वो आप निकालिए। तो सर्कल का एरिया आपको निकालना पड़ेगा, वो आपका वो स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करेंगे तो बीच वाला आपका निकल जाएगा। उसके अलावा 36 सबसे आखिरी सवाल पर हम लोग सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज जो समान या एक ही आधारों पर हो, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये सही बात है। अगर बेस एक ही लिया जाए और बाकी आप एक से ज़्यादा समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम बनाते हैं तो सेम बेस वाले पे बनने वाले पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो सेम होता है। इसको आप प्रूव करेंगे, ये अपने आप में एक थ्योरम है। तो ये थ्योरम जो है कई बार पूछता है, कई बार पाइथागोरस थ्योरम भी पूछ देता है। तो अभी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। देखिए अभी जो है हमने कितना सवाल इसमें देखा, 26 मिनट हो गया, केवल एक वाले में हो गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एनआईएस का। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अक्टूबर 2021 में कैसा सवाल पूछा गया था, हम जरा उसकी बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2021 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस तरीके का, जैसा कि मैंने बताया 85 नंबर का 85 मार्क्स का होता है, 2.5 घंटे का होता है। टाइम का बड़ा शॉर्टेज है, बहुत जल्दी जल्दी आपके हाथ चलाने पड़ेंगे। अगर आप जल्दी हाथ नहीं चलाएंगे तो आप पूरा सवाल आते हुए भी नहीं बना पाएंगे, यानी नंबर वैसे भी कम आ जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के संभव ही नहीं कि अच्छे नंबर लाया जा सकता है। इसलिए तो किसी अच्छे गाइडलाइन में आपको पढ़ना होता है और इसलिए मैं अपना फ़ी भी बहुत कम रखता हूँ। बताओ 1000 रुपये में पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम तक। तो आप मुझे बताइए इससे सस्ता क्या हो सकता है। नॉर्मल कहीं भी कोई पढ़ेगा तो महीने का 500 600 800 तो ऐसे ही महीने का ले लेता है, और वो कौन सा अब आपको एक ही महीने में कर देगा, वो कम से कम टाइम तो लेगा 3 महीना 4 महीने का। तो सोचिए कितना फ़ी आपका चला गया। तो ये चीज़ें होती है, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। देखिए सवाल को जरा, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द होल नंबर। निम्न में से एक पूर्ण संख्या, अरे भाई पूर्ण संख्या को बताना। पूर्ण संख्या समझते हैं ना, होल नंबर क्या होता है, क्या होता है होल नंबर आप बताइए। 0 है, -1 √2, ये सब कोई बताने की चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एपी में, ये भी आसान है, बस आप देख लो सबका डी जो है सेम आना चाहिए, आराम से एपी में होगा। प्लस माइनस में मत जाओ, डी पे जाओ। हर किसी का डिफरेंस पीछे वाले से आगे वाले घटाने पर हमेशा वही आना चाहिए हर किसी में, जब भी 2 उठाते हैं तो वो एपी में यानी समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 - 2x बाई, ये सारा ये दिया हुआ है। इसका कोफिशिएंट x की पावर 0 और y की पावर, कितनी चालाकी खेल लिया ना, किसी का भी पावर 0 करने पर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1, क्योंकि 1 के पास ही x की पावर 0 और y की पावर 0 लगेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इसमें चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। कितने दो दिए गए बिंदुओं से होकर गुजरने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। 2 बिंदु दिया है तो कितना रेखा खींचेंगे, एक ही रेखा खींचेंगे और कितना रेखा खींचेंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया ABCD, उसमें एंगल BAD ABC के बराबर है। तो ABCD क्या होगा इसको, तो देखिए इसमें आपको देखना पड़ेगा बनाकर कि किस तरह बन रहा है, ये चतुर्भुज बन रहा है कि आयत बन रहा है, पतंग बन रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। समलंब तो खैर नहीं बनेगा इसमें, बाकी आप देख लेना इसमें रोम्बस और रेक्टेंगल में कोई देख लेना है इसमें, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी आमने सामने 90 डिग्री बनता है, बाकी रोम्बस का सारा एंगल इक्वल होता है, आप देख लेना। द पॉइंट हुच कोऑर्डिनेट्स 4 - 2 लाइज इज द, तो 4 - 2 देख रहे पैटर्न, पिछले प्रीवियस ईयर इसमें सेम पैटर्न जा रहा है। तो किसी एक में पकड़ आपकी अच्छी है तो कैसा भी क्वेश्चन पेपर आप बना देंगे। तो 4 देखिए, 2 चीज़ आपको आना चाहिए और दूसरा आपका हाथ चलना चाहिए। आते हुए भी अगर हाथ धीरे धीरे चले तब भी बेकार है, तो दोनों काम, और हाथ तेज चल रहा आता ही नहीं तब भी बेकार है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पर। 4 - 2 है, x पॉजिटिव हो गया आपका, y निगेटिव हो गया आपका। तो ये जो है आपका y जो है निगेटिव हो गया और x हो गया पॉजिटिव। ये 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा, चौथा में चला जाएगा, चतुर्थांश में चला जाएगा। भुजा ए वाली समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा।
तो समचतुर्भुज है ना, और ए है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, परिमापी तो पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है। दी गई आकृति में निम्न से कौन सा सत्य है, तो आकृति दिया है राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री है, ABC है, इसका जो कर्ण है हाइपोटेनियस है वो 5 है, बाकी एक साइड 4 है, दूसरा 3 हो जाएगा। आप निकालेंगे तो √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, √AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो 25 मैंने 4 गया तो बच गया 9, तो 3 आ गया। तो कौन सही है इसमें, tan A इज इक्वल टू, गलत, 5/4 नहीं होगा, tan A इज इक्वल टू 3/5, गलत, tan A इज इक्वल टू 4/3, ये सही होगा, क्योंकि 3 अभी निकालेंगे ना AB की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ sec 45 डिग्री इज, आप निकाल लो sec 45। देखिए अगर आप cos 45 बात करते हैं या sin 45 की बात करते हैं तो वही आता 1/√2, तो इसका √2 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो, और क्या आ जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर, वाइल कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सम प्रिंसिपल अमाउंट, तो जब राशि में चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज तो बहुत घुमाता है, तो इसमें हम क्या करते थे, प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम फॉर एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष का मूलधन वही रहता है। द प्रिंसिपल चेंजेज एवरी ईयर, प्रति वर्ष मूलधन बदल जाता है। द इंटरेस्ट इज सेम फॉर ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान रहता है। द इंटरेस्ट डबल्स एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष का ब्याज दोगुना। सही जवाब इसमें हो जाएगा प्रति वर्ष मूलधन बदल जाता है, क्योंकि मूलधन में इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो बदल जाएगा। द प्रिंसिपल चेंजेज एवरी ईयर। आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं यहाँ पर। इफ़ 12% ऑफ x इज इक्वल टू, तेरा आसान है ये, 12/100 कर देंगे और 100 से 69 × 100/12 हो जाएगा। तो आप इसी को सोल्व कर लो आराम से, और क्या, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे ना, 12 नीचे हो, 12 25 60 हो गया, ठीक है, और बाकी 9 हो गया, पॉइंट लगा देंगे वहाँ पे, तो 90 हो गया, फिर 12 7 84 7, फिर 40 हो जाएगा, फिर 12 3 36, ठीक है, 3 1.43, तो x की वैल्यू आ जाएगी लगभग आराम से 143 के आसपास में x की वैल्यू, मतलब सोल्व कर लेना, मैं तो अपने मन में कर रहा हूँ, आप कर लोगे। और उसके बाद लिखा है यहाँ पर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल स्टोन स्लैब ऑफ लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर एंड, और क्या लिखा है यहाँ पर, थिकनेस भी दे रखा है इसमें 1/4 मीटर, घनावाकार है। तो आराम से इसका वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दो यार, LBH कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बाकी के जो 5 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं आप एक बार देख लीजिए, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी आधा घंटे का वीडियो हो चुका है, तो मेरी जहाँ तक थी एक पूरा पेपर मैंने आपको हिंट दिया, बाकी इसी के जैसा सारा एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, है ना, 2 मिनट लेंगे, है ना, ताकि आप कम से कम अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप सामने क्वेश्चंस को देखते चलिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये जो पूरा है आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो देखिए मोटी मोटी बात यहाँ पर यही है कि मैथ कोई हार्ड नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जब हमारी प्रैक्टिस सही नहीं होती है, हम पढ़ते ऐसा नहीं है। मुझे अच्छे से याद, जब मैं क्लास 10th में था तो मैंने 6 महीने लगातार मैथ बनाया, और देन आफ्टर पता क्या हुआ, उसके बाद जो है मैंने मैथ को छुआ ही नहीं 3-4 महीने। अब देखिए मुझे नॉलेज था लेकिन मैंने छुआ ही नहीं 3-4 महीने, अब मेरा लगे कि मेरा हाथ बहुत स्लो चल रहा है। फिर मैंने 10th का मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया, क्लास लेना शुरू कर दिया। हाँ सही सुन, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कोई अटपटा नहीं है। 10th में था और 10th का बैच लेना शुरू कर दिया, तो प्रैक्टिस फिर मेरी हो गई वहाँ पे। तो देखते चलिए, यहाँ पर प्रैक्टिस वाली चीज़ होती है, यहाँ पर जितना बढ़िया प्रैक्टिस आपकी रहेगी उतना बढ़िया आपका रहेगा। इस तरीके से देखिए ये अगला आपका हो गया, यहाँ पर अगला पेपर हो गया, ये जनवरी-फरवरी 2021 का है ये, ठीक है। इस तरीके का 85 मार्क्स का है यहाँ पर। तो मैं खाली स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपके सामने स्क्रॉल रहेगा तो आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। देखते चलिए बस इसको, आप चाहें तो वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक एक सवाल को बताएंगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा, लेकिन एक जो पूरा वीडियो आपने आधे घंटे का जिन्होंने भी देखा होगा उनके लिए ये सब इजी हो गया होगा। और पहले देखिए मैं नहीं करा, पढ़ा हुआ भी आपका काम करेगा, मेरे बताने से कैसे आप पूरा बना देंगे। इसलिए तो लाइव क्लास वगैरह में हमारे लाइव क्लास वगैरह में जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर इसमें भी टोटल जो है 36 क्वेश्चन है, तो ये सामने आपके आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपके सामने बस स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी भी नहीं कर सकता, आराम आराम से इतना करूँ जिससे कि कम से कम आप इसको रोक सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अलग अलग होते हैं यहाँ पे।
और मैं कभी भी कोई क्लास लेता हूँ तो हमारा जो फोकस यही होता है कि उसको कैसे मैं ईजी बना सकता हूँ, कैसे और उसको आसान बना सकता हूँ। ठीक है, उसी के लिए हमारा काम भी होता है। ये देखिए पिक्चर के साथ में यहाँ पर और छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको ये और अच्छे से दिख सके यहाँ पर। और ये आपका 24 हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए ये, अब देखते चलिए। तो इस तरीके से जो है आपके सामने सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही है, दिख रहा है आपको। और इसी तरीके से ये नेक्स्ट आपका हो गया था। 2 क्वेश्चन पेपर अभी और अक्टूबर 2019 का एक और होगा, तो मैं इतना आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बहुत लंबा लेंथ चला जाएगा वीडियो का। 35 मिनट हो गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे देता हूँ। बाकी हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। अगर आप चाहते हैं लाइव बैच ज्वाइन करना तो ज्वाइन कीजिए, और अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो खुद से कीजिए, जैसे भी कीजिए दोस्त, बट अच्छे नंबर लाइए। क्योंकि आपका जो है, एक तो आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए और दूसरा जो है रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।